नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ श्रेया पाल। चले शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। जहां संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, 18 से 22 सितंबर तक चलेगा विशेष सत्र। एक देश एक चुनाव का बिल ला सकती है सरकार। संसद के विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी। मोदी सरकार में पहली बार बुलाया गया ये विशेष सत्र। प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर जानकारी दी है। संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। लोकसभा और राज्यसभा में होंगी 5-5 बैठकें। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां आपको बताते चले कि अब ये विशेष सत्र बुलाया गया है और मोदी सरकार में पहली बार ये विशेष सत्र बुलाया गया। प्रहलाद जोशी ने ट्वीट करके जानकारी साझा की है। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, जिनके द्वारा ये जानकारी ट्वीट करके साझा की गई है। लोकसभा और राज्यसभा में 5-5 बैठकें होंगी इस विशेष सत्र के दौरान। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जो आपको बताते चले कि विशेष सत्र बुलाया गया है और इस बार 18 से 22 सितंबर तक ये विशेष सत्र चलने वाला है। क्योंकि इससे पहले जिस तरह से बात करें तो 20 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक मॉनसून सत्र चला था। उस दौरान कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर चर्चा होनी थी, लेकिन उस दौरान वो चर्चा नहीं हो पाई थी और इसके साथ ही बार बार सत्र को स्थगित करना पड़ा था। और इस बार पहली बार मोदी सरकार में ये विशेष सत्र बुलाया गया है और जो कि 18 से 22 तक चलेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष तिवारी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पीयूष, अब जिस तरह से देखा जाए पहली बार ये विशेष सत्र बुलाया गया है, क्या कुछ इसके बारे में अपडेट मिल पा रही? क्या कोई अहम कारण हो सकता है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है और ये विशेष सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा और बताया जा रहा है कि इसमें करीब 5 बैठकें होंगी और ये 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस संसद के विशेष सत्र के बीच सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद है, क्योंकि आपने देखा कि मानसून सत्र की जब शुरुआत हुई थी तो किस तरीके से मणिपुर मामले को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया और कई महत्वपूर्ण बिल उस दौरान भी पास नहीं हो पाए थे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चूंकि संविधान के अनुच्छेद 85 की बात करें तो संसद का विशेष सत्र बुलाने का प्रावधान है। इसके साथ अगर हम बात करें तो कई महत्वपूर्ण बिल है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो यूसीसी को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है। हालांकि सरकार की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस बार इस विशेष सत्र में कौन कौन से बिल सरकार लाने जा रही है। इसके साथ ही चूंकि ये भी कयास लगाया जा रहे हैं, जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि सरकार जल्द से जल्द चुनाव करा सकते हैं, यानी कि जो तय समय है उससे पहले लोकसभा के चुनाव करा सकती है। अगर वाकई में दिसंबर में चुनाव होते हैं लोकसभा के तो निश्चित रूप से ये आखिरी सत्र भी कहीं ना कहीं हो सकता है और इस दौरान बचे हुए जो भी सरकार के एजेंडे में बिल हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार पास करवा सकती है। कई बातें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब इन 5 दिनों में देखने वाली बात होगी कि सरकार की ओर से क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। खासतौर पे इस विशेष सत्र के दौरान कौन कौन से बिल पास कराए जाते हैं और निश्चित रूप से सबकी निगाहें कहीं ना कहीं इस पर टिकी हुई है, क्योंकि G20 के बाद ये विशेष सत्र कहीं ना कहीं बुलाया गया है। बिल्कुल, सभी की निगाहें टिकी हुई है और ये चीज़ भी चल रही है कि क्या कुछ इस विशेष सत्र में होने वाला है। क्योंकि जिस दौरान पहले जो मॉनसून सत्र था वो 20 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चला था, उसमें भी कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष की तरफ से चर्चा नहीं हो पाई थी। वो मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा चाहता था और जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था उस पर भी चर्चा चाह रहा था, लेकिन वो पास नहीं हो पाया, गिरा दिया गया था। लेकिन अब इसमें देखना होगा कि वो कौन कौन से अहम प्रस्ताव, कौन कौन से अहम मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो चूंकि 18 से 22 सितंबर तक ये विशेष सत्र होगा, इस दौरान 5 बैठकें होंगी और अब ये भी बताया जा रहा है कि इस सत्र में करीब 10 से ज्यादा महत्वपूर्ण बिल पेश किए जा सकते हैं। क्योंकि पिछली बार आपने देखा कि मानसून सत्र जब चल रहा तो करीब सरकार ने ये कोशिश की थी कि 31 जो महत्वपूर्ण बिल हैं उसे पास करा लिया जाए। क्योंकि आज जो संसदीय कार्य मंत्री है प्रहलाद जोशी, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि अमृतकाल के बीच संसद के सत्र को विशेष सत्र को कहीं ना कहीं शुरू किया जाएगा और इस बात की भी जानकारी दी कि कब से कब ये सत्र चलेगा। 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच ये सत्र चलेगा। इसके साथ ही आपने देखा कि मानसून सत्र चल रहा था तो किस तरीके से मणिपुर के मामले पर कहीं न कहीं हंगामा हुआ। इसके साथ ही अविश्वास प्रस्ताव भी विपक्ष की ओर से लाया गया, प्रधानमंत्री को उस पर जवाब देना पड़ा। निश्चित रूप से अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस विशेष सत्र जब चलेगा
तब कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी इस दौरान नजर आएंगे, क्योंकि आपने देखा कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता मानसून सत्र के आखिरी दौर में कहीं ना कहीं बहाल हुई थी। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण सत्र कहीं ना कहीं बिल्कुल, विशेष कहीं न सत्र। कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण सत्र माना जा रहा है और इस सत्र में क्या कुछ रहने वाला है इन 5 बैठकों में, वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका पीयूष। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी अपडेट, जहां रेलवे बोर्ड को पहली महिला चेयरमैन मिल गई है और जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की नई चेयरमैन, रेलवे बोर्ड की नई सीईओ और चेयरमैन बनी जया वर्मा। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की चेयरमैन नियुक्त की गई। रिटायरमेंट के बाद भी 10 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया। 10 महीने के लिए कार्यकाल जया का बढ़ाया गया और AK लाखोटी आखिरकार रेलवे बोर्ड चेयरमैन पद से हटाए गए। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अब जिस तरह से देखे जाए रेलवे बोर्ड को नया चेयरमैन मिल गया है, तो इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रेलवे बोर्ड को पहली महिला चेयरमैन इस बार मिली है, उनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड की ये नई चेयरमैन है और रेलवे बोर्ड की नई सीईओ और चेयरमैन बनी है जया वर्मा। तो वहीं जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की चेयरमैन नियुक्त कर दी गई है और रिटायरमेंट के बाद भी 10 महीने के लिए कार्यकाल उनका बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। मुंबई से बड़ी अपडेट, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान सामने आया है। तो इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले राहुल गांधी का यह बयान सामने आया। G20 की बैठक देश के लिए महत्वपूर्ण है, राहुल गांधी ने कहा है, और देश में पारदर्शिता होना भी जरूरी है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अडानी को आड़े हाथों लिया और कहा कि अडानी पर PM इतना मेहरबान क्यों। He is today an employee of Mr. Adani. What does that tell you about the nature of investigation that the gentleman did? Right? So, it is pretty clear that no investigation took place, and the only reason no investigation took place is because the Prime Minister didn't want an investigation to take place. Mr. Adani cannot stop an investigation. The Prime Minister can. With regards to the India alliance, this is a national issue. This is not an issue of any one party. This is a national issue. This is an issue that affects India's reputation, right? Especially because now there is the G20 taking place, and India's reputation and the Prime Minister's reputation is on the line. There are 20 guests coming, and right in front of them, two of the biggest financial dailies in the world have said that the Prime Minister is involved with. वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राखी बंधवाई। राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राखी बंधवाई है। तो आपको बताते चले कि यूपी की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उनसे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने राखी बंधवाई है। साथ ही आपको बता दें कि राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से उन्होंने राखी बंधवाई है। तो ये अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज रक्षाबंधन का पर्व है, तो सभी जगह खुशियां देखने को मिल रही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। लखनऊ से बड़ी अपडेट, कांग्रेस का मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान अभियान मुस्लिम और दलित के बीच कांग्रेस चलाएगी ये अभियान, और 1 से 6 सितंबर तक अल्पसंख्यक कांग्रेस का अभियान चलेगा। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का 5 लाख का हस्ताक्षर का ये टारगेट अल्पसंख्यक अध्यक्ष शहनवाज आलम चलाएंगे ये पूरा अभियान। तो यह अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे, जो आपको बता दें कि अल्पसंख्यक अध्यक्ष शहनवाज की तरफ से ये पूरा अभियान है वो चलाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां घोसी उपचुनाव को लेकर न्यूज 1 इंडिया ने यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप से खास बातचीत की। इस दौरान नरेंद्र कश्यप ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं आपको।
घोसी उपचुनाव में अब मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे घोसी का जो उपचुनाव है वो और दिलचस्प होता जा रहा है। तमाम मंत्री यहाँ पे लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के लिए। और सबसे अहम जो पिछड़ा वर्ग होता है उसको लेके किस तरह से मुस्कुराहट जोड़ना है, खासतौर से पूर्वांचल में क्या रणनीति, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद पिछड़ा वर्ग के मंत्री नरेंद्र कश्यप जी। नरेंद्र भाई साहब, बड़ी जिम्मेदारी है पिछड़े वर्ग को लेके, जिस तरह के उत्तर प्रदेश में आप लोग मुख्यधारा से जुड़ने का काम कर रहे हैं। इलेक्शन में बात करेंगे पूर्वांचल की, किस तरह से देते हैं? पूर्वांचल हो, उत्तर प्रदेश हो अथवा देश, पिछड़ा वर्ग भारत की प्रांत की राजनीति का केंद्र बिंदु है। आज हम घोसी में हैं। खुशी है इस बात की कि घोसी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने श्री दारा सिंह चौहान जी को अपना प्रत्याशी बना के जीत की नई इमारतें बनाने का प्रयास किया है। कई दिन से मैं घोसी विधानसभा में हूँ। मैं निषाद समाज में, केवट मल्लाह समाज में, माझी मजवार समाज में, राजभर, प्रजापति, चौहान, बहुत सारे बैकवर्ड्स कम्युनिटी के लोगों से बात करने का मौका मिला है, उनके बीच जाने का मौका मिला है, अपील करने का मौका मिला है। और निश्चित मानिए, मुझे जो धरातल पे अब तक फीडबैक मिल रही है, घोसी में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से विजय हासिल करने वाली है, क्योंकि घोसी के तमाम पिछड़े समाज के लोगों ने मोदी जी की सरकार के उत्कृष्ट कार्यों से प्रभावित हुए हैं। चाहे ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का मामला हो, नीट के परीक्षा में रिजर्वेशन का मामला हो, सैनिक विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में रिजर्वेशन देने का मामला हो, देश की कमान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संभालने के बाद पिछड़े समाज के लोगों को जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं, सामाजिक सम्मान मिला है, राजनीतिक हिस्सेदारी मिली है, उसका असर घोसी में साफ साफ देखा जा रहा है। अभी आपका प्रचार के लिए आप निकले हैं, आपका समय भी है, एक आखिरी सवाल और लूँगा। एमवाई फैक्टर क्या लगता है कि पूर्वांचल में अखिलेश जी के साथ काम करेगा? क्योंकि हमने देखा था कि 2022 में भी लगातार लगे थे कि 2022 में एमवाई फैक्टर को लेके चलते हैं, पर कहीं ना कहीं ये कहना कि हम घोसी 50,000 मतों के अंतर से जीतेंगे, मैं निश्चित उनके मत के साथ सहमति जता रहा हूँ। विश्लेषण है, वोटों का समीकरण है, भाजपा का काम है, मोदी योगी का नाम है, इसलिए 50,000 से अधिक मतों से हम घोसी जीते, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नरेंद्र कश्यप जी जो बताए थे कि अब मोदी योगी का नाम है और बीजेपी का काम है। निश्चित तौर पे कोई भी समीकरण नहीं चलेगा। तुष्टिकरण की राजनीति अब न केवल प्रदेश में बल्कि देश में बंद हो चुकी है। वीडियो न्यूज़ वीरेन के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, घोसी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।